गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th का विषय विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। तो जैव प्रक्रम में अपन अभी तक पोषण के बारे में पढ़ चुके थे। अब अपन पोषण के बाद अपन आ गए हैं थोड़े श्वसन पे। तो श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन तंत्र क्या है? तो देखिए, श्वसन तंत्र श्वसन प्रक्रम में प्रयुक्त होने वाले सभी अंगों का समूह। श्वसन तंत्र में प्रयुक्त होने वाले सभी अंगों का जो समूह होता है वही श्वसन तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन तंत्र कहलाता है। अब श्वसन तंत्र में सबसे पहले बात आती है मानव श्वसन तंत्र की। तो मानव श्वसन तंत्र किस प्रकार कार्य करता है और किस प्रकार कार्य करेगा, इसमें क्या क्या पाई जाती है, क्या कुबका होती है, क्या नसारा, अपन इस चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो आप चलो इस चित्र के लिए देखिए कि इस चित्र में क्या है। तो हम आपको चित्र दिखा रहे हैं। तो ये अपना जो चित्र में दिख रहा है ये अपना नासा द्वार है, मतलब इसके द्वारा अपन लोग सांस लेते हैं। और जी अपनी जो है ना, ये अपनी मुंह गुहा है, यानी कि मुंह है। अब अपने जो गले का जो कंठ होता है ना, जो गले का कंठ, इसको अपन ग्रसनी बोलते हैं। ये क्या है? ग्रसनी। और जो ग्रसनी के बाद जो जस्ट जो अपना जो दिखता है गले के ऊपर उठा हुआ, ये कंठ कहलाता है। अब इसके बाद ये जो चीज़ कहलाती है ये श्वास नाल है। यहाँ से पूरा सिस्टम जो नीचे तक आता है ये श्वास नाल है। अब इस श्वास नालों में देखिए अपनी जो डायफ्राम है, ये पूरा डायफ्राम है। इस सिस्टम में ये जो पतली पतले देखिए श्वसनी है। श्वसनी मतलब इनमें सांस इन्हीं में आती है, ठीक है ना। ये श्वासिकाएँ कहलाती हैं। जो देह ये श्वासिकाएँ, ये फेफड़े हैं, यानी कि अपन इनको फुफ्फुस बोलते हैं। ये फुफ्फुस फैल जाते हैं, ठीक है ना। ये फुफ्फुस है। ये पसलियाँ हैं, पसलियाँ बीच में, इन बीच में अपना जो फेफड़े होते हैं इन्हीं में उपस्थित होते हैं। अब ये काम कैसे करती है? तो जो श्वसन नलिकाएँ हैं ना, जो आपको श्वसन नलिकाएँ दिख रही हैं, श्वसन नलिकाओं में छोटी छोटी उठी हुई उभार सी कूपकाएँ होती हैं। क्या होती हैं? कूपकाएँ होती हैं। अब ये कैसे कार्य करती हैं, इसके लिए अब अपन देखते हैं ये काम कैसे कर। तो अपन देख रहे हैं कि चित्र में देख लिया, तो कूपकाएँ हैं। जो कूपकाएँ कैसे काम करती हैं, किसके द्वारा, मतलब ये कैसे फैल जाती हैं। तो अपना जो डायफ्राम होता है ना, जो यहाँ पर जो डायफ्राम किस प्रकार चपटा हो जाता है, वो पसलियाँ उठती हैं। जब आप देखते होंगे, जब सांस लेते हैं तो आपकी जो पसलियाँ हैं ना ऊपर उठ जाती, फूल जाती हैं। किस प्रकार? क्योंकि फुफ्फुस के अंदर, मतलब फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी नलिकाएँ होती, छोटी छोटी बारीक विभाजित होती हैं, हो जाती हैं, जो अंतः गुब्बारे जैसी संरचना में अंतर्गत हो जाते हैं। छोटे छोटे गुब्बारे टाइप के बन जाते हैं, जिसे हम कूपका कहते हैं। अब कूपका एक सतह उपलब्ध कराती है जिसे गैसों का विनिमय हो सकता है, मतलब जिसके द्वारा गैसों का विनिमय हो सकता है। तो कूपकाओं की भित्ति में बहुत पतली पतली बारीक, बहुत मुलायम, मतलब बहुत बारीक होती हैं ये रुधिरकाएँ होती हैं, ठीक है ना। इनकी रुधिरकाओं का जाल बिछा होता है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ उठती हैं और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी जो वक्षगोहिका है ना बड़ी हो जाती है, जो अपनी वक्षगोहिका है ना वो बढ़ जाती है, इसलिए हमारा सीना फूल सा जाता है। इस कारण वायु जब फुफ्फुस के अंदर से चूस ली जाती है, यानी कि अपन बाहर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दें, तो कूपकाओं का रुधिर वायु से ऑक्सीजन लेकर के बाहर निकाल देते हैं। अपन सीधा बोल सकते हैं कि जिस प्रकार वायु बाहर निकलती है तो डायफ्राम जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड डायफ्राम चपटा हो जाएगा फिर से और सिकुड़ जाएगा। जैसे ही सांस लेंगे फूल जाएगा, मतलब कूपकाएँ फूलने लगती हैं और छोटी हो जाती है। तो इसके आधार पर आपकी बुक्स में पीछे पेज नंबर 116 पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। इनके आधार पर अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। अब दिमाग लगाइए कि एक श्वास लेना है किसी जीव को, तो एक जलीय जीव भी है, एक पानी में रहता है। वो पानी के अलावा कुछ जीव ऐसे हैं जो मान लो कि पृथ्वी में बाहर निकल आए, जैसे मछली बोल लो कि पानी में रहती है वो बाहर निकल आई, तो अब सांस उसके लिए पानी में भी सांस ले सकती थी, वो बाहर निकालने पे वो मर जाती। मतलब ऐसा क्यों? या अपन लोग सांस बाहर ले सकते हो, अंदर भी जल में ऑक्सीजन होती तो अपन उसमें भी सांस
ले सकते हैं। इसके आधार पर क्यों ऐसा संभव नहीं है, तो देखिए जो जलीय जीव है, जलीय जीव श्वसन के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जबकि स्थलीय जीव किससे, वायुमंडल की में जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण करते हैं। अब जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वायुमंडल में उपलब्ध जो ऑक्सीजन है इसकी मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। मतलब वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है वो कैसी होती है, ज़्यादा, जबकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन कैसी होती है, कम। तो इसलिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव ज़्यादा लाभप्रद है। मतलब लाभप्रद की बात चल रही थी कि मतलब स्थलीय जीव की अपेक्षा, मतलब जो स्थलीय जीव है वो किस प्रकार लाभप्रद है, क्योंकि हम जानते हैं कि जलीय जीव जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो जल से करते हैं, जबकि जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है वो वायुमंडल की अपेक्षा कम होती है। तो अपन ने सीधा बोल दिया कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा एक स्थलीय जीव ज़्यादा लाभप्रद है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या हैं। तो हम आपके लिए एक चित्र के माध्यम से विभिन्न पद दिखाएंगे कि किस प्रकार विभिन्न पद में बटा हुआ है। तो अपन देखते हैं ग्लूकोज का विखंडन। तो अपन देखो इस चित्र के लिए, तो इसमें कितने ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु वाला है। तो कोश का द्रव्य में, किसमें, कोश का द्रव्य में जब जाता है तो मतलब क्या किस रूप में विखंडित हो जाता है, पाइरूवेट का अणु बनाता है जिसमें 3 वायु के अणु होते हैं प्लस ऊर्जा निकलती है। ये पाइरूवेट के अणु जो है ना, ईस्ट की उपस्थिति में और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं प्लस ऊर्जा देते हैं। जब ऑक्सीजन का अभाव कम होता है, मतलब ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, तभी लैक्टिक अम्ल बनाते हैं और ऊर्जा बनाते हैं, 3 कार्बन के अणु निकलते हैं। जबकि यही क्रिया अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो माइटोकॉन्ड्रिया में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनती है। ये ग्लूकोज के जो अणु हैं उनके विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन हुआ है किस प्रकार। अब इसके आधार पर अपन क्वेश्चन को देखते हैं एक किस प्रकार है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है। तो अपन ने देखा है कि सर्वप्रथम जो कोश का द्रव्य होता है, क्या होता है, सर्वप्रथम कोश का द्रव्य। जैसे प्रकार आपने किताब के चित्र 6.8 में देख लिया। तो कोश का द्रव्य में ग्लूकोज है ना जो विखंडित होकर के 3 कार्बन अणु देता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पाइरूवेट कहते हैं। तो इसी का करता है। तो पाइरूवेट जो भी है ना, जो पुनः विखंडित होकर के 3 भागों में फिर टूटता है। एक कौन से, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक ऑक्सीजन के अभाव में और एक ऑक्सीजन की टोटल उपस्थिति में। अब तीनों में किस प्रकार टूटता है, अगला क्वेश्चन जब मिलेगा तब हम तुम्हें उसमें बताएंगे। अब तीसरा जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो आप देखिए सॉरी कि मनुष्य में जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड है का परिवहन मनुष्य के जो रक्त में उपस्थित लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उनमें उपस्थित एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके ही द्वारा मनुष्य में जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है इसका परिवहन होता है। मतलब अर्थात अपन सीधा बोल दो कि मनुष्य में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मनुष्य की रक्त की लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अब इसके बाद आपकी बुक्स का जो आखिरी क्वेश्चन बचा है इस श्वसन वाले का, वो है कि गैसों के विनिमय के लिए, गैसों के विनिमय के लिए यानी कि आदान प्रदान के लिए मानव का जो फुफ्फुस है यानी कि फेफड़े हैं में अधिकतम क्षेत्रफल का कैसे अधिकल्पित किया जाता है। मतलब अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ से उत्पन्न हो जाता है, फैल जाए। तो हमने अभी पहले देख चुके हैं चित्र में कि हमारे फुफ्फुसों के मार्ग में क्या होती है, छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है। जो हमारा जो फुफ्फुस है, जब यहाँ से जब जो नलिका है, गैस का नलिका जब अंदर जाके छोटे छोटे भागों में
विभाजित हो जाती है बहुत छोटी छोटी अंदर जाके, तो जिन्हें अपन क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। मतलब हमारे फुफ्फुसों के जो मार्ग, जो फुफ्फुस जो फेफड़े हैं ना, जो ग्रसिका यहाँ से फिर यहाँ फेफड़े जुड़ गए, तो फेफड़ों के जो छोटे छोटे नलिकाएं हैं ना, इन नलिकाएं काय में विभाजित हो जाती है, छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। मतलब फुफ्फुसों की मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, कूपिकाएं कहते हैं। कूपिकाएं एक सतह उपलब्ध कराती हैं। कूपिकाएं क्या कराती हैं, एक सतह उपलब्ध कराती हैं जिससे गैस का विनिमय हो सके। मतलब गैसों का विनिमय आ भी सके, जा भी सके। इस प्रकार गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुसों में अधिकतम क्षेत्रफल अधिकल्पित किया जाता है। अधिकतम क्षेत्रफल अर्थात अपन समझ चुके हैं कि केवल कूपिकाएं कराती हैं। और कूपिकाएं क्या होती हैं, फुफ्फुसों के छोटे छोटे मार्ग होते हैं, यानी कि नलिका होती है, जिन्हें अपन कूपिकाएं कहते हैं। ये कूपिकाएं हमें एक सतह उपलब्ध कराती हैं जिससे गैसों का विनिमय आराम से हो सके। अब इसके बाद अपन का वहन पॉइंट आ गया, और वहन वाला जो पॉइंट है अपन बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब जब तक के लिए आज के लिए केवल श्वसन और श्वसन से संबंधित जितने भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चन आंसर थे वो सभी हो चुके हैं। आप अपने नोट्स बनाते जाएं और जो भी समस्या का समाधान हो विद्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।